हेलो बिड़ू, सब झकास। कैसे हो लोग? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? आपको जीतना है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करना है। समझ गए? शिक्षक आपको रास्ता दिखा सकता है, मंजिल तक पहुंचना आपका काम है। शिक्षक यदि आप कहीं गिरते हो तो उठा सकता है, चलना आपका काम है। समझे? तो पढ़ते रहो और जीत के लिए एक कदम बढ़ाते रहो। ठीक है? तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? एक्चुअली मोटे तौर पे समझाऊं तो ये बताता है कि एक्चुअली हम लोग ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसी चार्ज पे जो नेट फोर्स लगता है बहुत सारे चार्ज के कारण, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो ये एक्चुअली बताता ये है कि कोई एक चार्ज है, एक सिस्टम है, उसमें एक कोई बहुत सारे चार्ज है, उसमें से किसी एक चार्ज पे, ठीक है, किसी एक चार्ज पे सारे चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये सुपरपोजिशन थ्योरम आपको बताता है। ये बताता है कि एक सिस्टम में बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, किसी एक चार्ज पे सारे चार्ज के कारण जो धक्कम धुक्कम हो रहा है, ठेला ठेली हो रहा है, तो नेट उस चार्ज पे कितना ठेलम ठेली होगा, कितना धक्कम धुक्की होगा, ये सुपरपोजिशन बताता है। तो चलिए, रेडी हो आप धक्कम धुक्कम ठेला ठेली निकालने के लिए? तो ये देखिए, पहले मैं लिखवा रहा हूं, उसके बाद समझाऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा। इफ क्या? इफ मोर देन one charge, more than two charge, present in a system, more than two charge present in a system, then force on any one charge, due to other charge is equal to vector sum of forces by other charges on that charge। जो अभी बोला वही लिखवाया कि एक सिस्टम में बहुत सारे चार्ज पड़े हैं, तो किसी एक चार्ज पे सारे चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? वेक्टर सम होगा। सारे फोर्सों का वेक्टर सम होगा। ये समझ में लिखा हुआ समझ में आया नहीं या नहीं आया? यदि नहीं आया तो अभी हम इसको देखेंगे, एक एक चार्ज को दिखा के समझेंगे। ठीक है? यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले लीजिए, क्योंकि मैं अब इसे मिटाऊंगा। टिंग टिंग टिंग। ये लीजिए, मैंने इसको मिटा दिया।
अब एक सिस्टम बनाऊंगा, ये तो लिख के दिखाया, अब इसे बनाकर दिखाऊंगा आपको। मान लीजिए ये एक सिस्टम है जिसमें Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है, यहाँ पे मान लीजिए Qn चार्ज है। ठीक है, तो इस चार्ज पे सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इस चार्ज पे ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जितने चार्ज है, तो इस चार्ज पे, किस चार्ज पे, Q1 चार्ज पे ये जो सारे चार्ज प्रेजेंट है, उनके कारण जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स का जो वेक्टर सम होगा वही होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, वही क्या होगा, इस वेक्टर पे, इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा वही होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक ओरिजिन को डिसाइड करेंगे। ओरिजिन जो इस सारे चार्ज के पोजीशन को बताएगा। Q1 चार्ज के पोजीशन, Q2, Q3, Qn पोजीशन वेक्टर पढ़ाए हैं ना वेक्टर में, तो यहाँ पे ओरिजिन डिसाइड करेंगे। ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सारे चार्ज का पोजीशन बताएंगे। तो रेडी हो आप लोग? देखिए ये मान लीजिए ये Q1 का पोजीशन मान लेते हैं R1 है, मान लो, मानने में क्या जाता है, तो R1 है। ये Q2 का पोजीशन R2 है, Q3 का R3 है, Qn का क्या है, Rn है। ठीक है, सबका पोजीशन हमने दिखा दिया। तो ये बताइए सर कि अब फोर्स कैसे निकालेंगे। अच्छा ये बताइए सर पोजीशन क्यों निकाले, तो बउआ क्योंकि फोर्स के फार्मूला में जो नीचे आता है वो डिस्टेंस आता है, तो बिना पोजीशन डिफाइन किए दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो उस चीज को निकालने के लिए हम यहाँ पे पोजीशन दिखाए हैं। ठीक है, और एक चीज जान लो, इसमें जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं नेट फोर्स निकालने के लिए, उसमें झगड़ा झुगड़ी नहीं होता है। इसमें सिंपल फर्स्ट दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालेंगे, फिर इस दो चार्ज के बीच निकालेंगे, फिर इस दो चार्ज के निकालेंगे, अलग अलग फोर्स निकालेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करवाएंगे। ठीक है, समझे? ओके, तो सबसे पहले इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स को निकालते हैं। तो इसका फोर्स किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि फोर्स जो होता है इस मिलाने वाले लाइन के एलोंग होता है। दोनों चार्ज के मिलाने वाले लाइन के एलोंग फोर्स का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो फोर्स क्या लिखेंगे, F। ठीक है, अब फोर्स किस पे लग रहा है सर, तो Q1 पे, तो 1 पहले लिखेंगे। किसके कारण लग रहा है, तो 2 के कारण, तो 2 उसके बाद लिखेंगे, F1 2। अब बताइए सर Q3 के कारण, ठीक है, Q3 के कारण फोर्स निकालना है किस पे, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है, भावनाओं को समझिएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, इस Q1 पे, ठीक है, इस Q1 पे Q3 के कारण फोर्स निकालना है। तो फोर्स F किस पे निकालना है, 1 पे, किसके कारण, तो 3 के कारण, F1 3 होगा। इसी तरह से सर Qn के कारण फोर्स क्या होगा, तो F तो नाम देंगे ही, 1 पे, किसके कारण, N के कारण। कितना इजी है सर फोर्स को दिखाना। तो ये वेक्टरवा कौन दिखाएगा, तो वेक्टरवा भी दिखा दो। तो एक चीज बताइए सर, फोर्स तो पहले दिखा दिए, लेकिन एक चीज बताइए, ये Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा सर। तो बबुआ क्वेश्चन तो सोचे वाला है, लेकिन दिमाग में बिठा के रहना, कभी नहीं भूलोगे। यदि तुमको इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना हो, इस Q1 और Q2 के बीच के सेपरेशन को वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, तो पहले क्या लिखो, R। यहां फोर्स कौन है, F1 2, तो F के जगह पे R लिख दो और 1 2 ऐसे ही लिख दो, हो गया।
ये F13 है तो R13 ये क्या हो गया, इस Q1 और Q2 के बीच का पोजीशन वेक्टर हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, समझे, डिस्प्लेसमेंट हुआ। फाइनल माइनस इनिशियल हुआ, फाइनल क्या है R1, इनिशियल क्या है R2, तो R1 माइनस R2 हुआ R12। तो ऐसे याद न रहे, भूल जाओ तो ये याद रखो कि फोर्स F12 है तो F के जगह पे R12, F13 है R13, ये क्या हो जाएगा R1n। कितना इजी है, कितना इजी तरीका से आपने समझा दिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब तो ये तो लिख दिए, लेकिन F1, F12, F13, F1n क्या होगा, तो ये होगा F12। इसको कैसे लिखेंगे सर, तो K ये तो पते हैं Q1 Q2 और क्या है, क्या है दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, R12 वेक्टर है, R12 डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका क्या होगा मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसी तरह से F13 क्या होगा, K Q1 13 है तो चार्ज भी 13 को लेंगे और R13 डिस्टेंस भी 13 लेंगे और यूनिट वेक्टर भी R13 लेंगे। एक चीज समझिएगा, यदि आपको ये मैग्नीट्यूड हुआ और डायरेक्शन भी तो होगा फोर्स का, तो जो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर होगा, जो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर होगा वही इस फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो ये जो पोजीशन, ये जो डिस्प्लेसमेंट है R12, यही इसका यूनिट वेक्टर भी बताएगा। उसी तरह से F1n क्या होगा, K Q1 Qn और R1n। देखिए कितना सिंपल से लिख दिए, F12, F13, F1n, ठीक है। एक चीज आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, मेन हमको समझाना ये है कि ये जो यूनिट वेक्टर होगा फोर्स का, वो ये डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट वेक्टर होगा वही होगा, क्योंकि जो फोर्स होगा क्या होता है, इस स्ट्रेट लाइन के एलोंग ही होता है। ये जो फोर्स होता है स्ट्रेट लाइन के एलोंग ही होता है। इसी देखो ना खींचा हुआ है, और ये वेक्टर यदि दिखाएंगे ऐसे तो ये फाइनल माइनस इनिशियल होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। इसको मैं प्रीवियस क्लास में भी बता चुका हूँ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में भी बता चुका हूँ कि जो F12 आता है वही यूनिट वेक्टर 12 आता है, ये 13 आता है तो यूनिट वेक्टर 13 आता है, 1n आता है तो यूनिट वेक्टर 1n आता है। तो अब क्या लिखना है सर, तो अब लिखना है F नेट। हमने सारे फोर्स को तो दिखा दिया, लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम भी तो लगाएंगे। एक चार्ज पे सभी चार्जों के कारण जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, वेक्टर सम होता है। तो वेक्टर सम किसका, फोर्स का, तो इस फोर्स का, इस फोर्स का, इस फोर्स का वेक्टर सम। तो कैसे लिखेंगे वेक्टर सम, F12, F13 और F1n, यही तो होगा, डैश डैश F1n। क्यों, क्योंकि सारा वेक्टर है, सारा फोर्स है, ठीक है, जो वेक्टर फॉर्म में है, जो किस पे लग रहा है, Q1 चार्ज पे, किसके कारण, Q2, Q3, Qn तक के चार्ज के कारण लग रहा है। यहाँ पे देखिए ये फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पे, किसके कारण, 2 के कारण। फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पे, 3 के कारण। फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पे, n के कारण। तो ये F नेट क्या है, यही तो सुपरपोजिशन थ्योरम बताता है कि जो एक फोर्स पे जो ऑल अदर फोर्स के कारण जो नेट फोर्स लगेगा वो वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2
बटा r12 वेक्टर यूनिट वेक्टर k q1 q3 r13 यूनिट वेक्टर प्लस k q1 qn r1n यूनिट वेक्टर। समझ में आया? यही तो क्या होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम होता है कि किसी भी एक चार्ज पे, सिस्टम में बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, किसी भी एक चार्ज पे ऑल अदर चार्ज के कारण जो नेट फोर्स लगेगा वो वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम 1 पे 2 के कारण, 1 पे 3 के कारण, 1 पे n के कारण, जो इस एक चार्ज है सारे चार्ज के कारण जितना फोर्स लग रहा है वो सम होगा। किसका सम होगा? वेक्टर सम होगा। सारे फोर्स का वेक्टर सम होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि वेक्टर सम होगा। आपको मान लीजिए एक सिस्टम दे दिया है, मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उस पे 3 चार्ज रखे हुए हैं, किसी एक चार्ज पे फोर्स पूछ रहा है। आप पे रेक्टेंगल दे दिया, आप स्क्वायर दे दिया, क्यूब दे दिया, क्यूबाइड दे दिया, बहुत सारे चार्ज उसके क्या है, कोन पे लगे हुए हैं, और किसी एक चार्ज पे आपको क्या पूछ रहा है, नेट फोर्स पूछ रहा है। तो क्या करोगे, उस किसी जिस चार्ज पे आपको फोर्स पूछ रहा है, सभी चार्ज के कारण बारी बारी से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे। बारी बारी से, ये हड़बड़ाना नहीं है, बारी बारी से पहले 2 के कारण निकालोगे, 3 के कारण निकालोगे, 4 के कारण, 5 के कारण, सबके कारण बारी बारी से निकाल दोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसका वेक्टर सम कर दोगे। वेक्टर सम याद रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। जो अभी बताए, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे चार्ज हो, स्क्वायर पे चार्ज हो, सब कुछ करवाएंगे। इसके लिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ये मेरा वादा है। आज जैसे समझाया हूँ आप कभी नहीं भूलोगे। किसी भी एग्जाम में पूछता है तो आप नहीं भूलोगे। कल क्वेश्चन के थ्रू और ज्यादा क्लियर करवाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।